एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु लुवो आन से लुवो फैमिली का एम्परर सन के पोजीशन के लिए फाइट कर रहा होता है और वो उसको काफ़ी आसानी से हरा देता है। उसको हराने के बाद में किंसु उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी वो अपना जान बख्शने के लिए उसको उसके मदर के मर्डर के बारे में बता देता है। इसलिए किंसु उसका जान को बख्श देता है और जीत कर वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देख कर लुवो आन काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अनविलिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है। तभी उसका डेविल सिस्टम कहता है कि मिशन फेल हो गया है। किंसु ईस्टर्न वाइल्डरनेस का आउटस्टैंडिंग जीनियस है, वो इंपेरियल दाव लक से ब्लेस्ड है। अगर तुम उसको मारना चाहते हो तो तुमको अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना होगा। लुवो आन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जबकि मैं लुवो फैमिली का एम्परर सन के पोजीशन को खो दिया हूँ तो मुझे डर है कि कहीं लुवो फैमिली वाले मुझे यहाँ से भगा ना दे। डेविल सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास में एक पियरलेस अपॉर्चुनिटी है, इसको ऑब्टेन करने के बाद में तुम ईस्टर्न वाइल्डरनेस का पियरलेस जीनियस बन जाओगे, लेकिन इसका कीमत ये है कि तुमको डेमोनिक रास्ते पर चलना पड़ेगा। डेमोनिक रास्ते पर चलने वाले बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं एक इमॉर्टल इंपेरियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं डिग्निफाइड लुवो फैमिली का डिसेंडेंट आखिर डेमोनिक रास्ते को कैसे चुन सकता हूँ। लुवो आन इसको लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसको डेमोनिक पाथ को चुनना चाहिए या फिर नहीं चाहिए कि तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर उससे कहता है कि अब जबकि तुम अपने एम्परर सन के टाइटल को खो दिए हो तो तुम्हें तुम्हारे लुवो फैमिली का कोलेट्रल ब्रांच में चले जाना चाहिए। जल्दी से जाकर अपना सभी किस्म घोड़ों को संभालना शुरू कर दो। अब ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुमको कुछ गलत फहमी तो नहीं हो गया है ना? अगर मैं अपना एम्परर सन का टाइटल को खो भी दिया हूँ फिर भी मैं लुवो फैमिली का एक जीनियस हूँ और तुम हो कि मुझे स्टेबल में जाने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? एल्डर कहता है, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है ना कि तुम जहाँ से आए हो तुमको वहीं पर लौट जाना चाहिए। लुवो आन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, इसका मतलब तुम मुझे अभी भी लुक डाउन कर रहे हो। एल्डर को उसके किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ, घोड़े काफ़ी दिनों से भूखे हैं, जल्दी से चले जाओ, मुझे दोबारा बुलवाने पर मजबूर मत करो। अब ये सब सुनकर वो काफ़ी तो गुस्से से उसका खून उबलने लगा होता है और वो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एल्डर काफ़ी आसानी से उसको उठाकर पटक देता है और कहता लगता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस तुम्हारे दिमाग पर असर कर गया है, अपना कल्टीवेशन लेवल देखो और मेरा कल्टीवेशन लेवल देखो, मुझ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया? अगर तुम फिर से मेरे ऑर्डर को डिफाई करते हो तो मैं तुमको इस पर जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में वो अपना गुस्सा ज़मीन पर मारकर निकालने लगा होता है और गुस्से में उससे बदला लेने के बारे में कहता है और सिस्टम को ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए कहता, ठीक है, अब मैं डेमोनिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे इनविंसिबल पावर दोगे तो मैं किसी भी तरह का कुछ भी प्राइस को पे करने के लिए तैयार हूँ। सिस्टम कहता, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम एक फियरलेस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लिए हो। ये एक डेमोनिक सीड है जो कि तुम्हारे बॉडी में प्लांट कर दिया गया है और फ्यूचर में तुम इसका यूज करके एक सुप्रीम हेवनली डीमन बन जाओगे। उस पावर को फील करके वो पागलों की तरह हंसने लगा होता है और कहने लगा होता है कि यही पावर तो मुझे चाहिए था, इसी तरह से पगलाने लगा होता है। अब इसके बाद में दूसरे सीन में लोग ग्वानदाओ को दिखाते हैं जो कि बाई शाओचुआन की बहन को ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन उसको ट्रीट करते करते ग्वानदाओ का हालत काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब होने लगा होता है, जो देखकर शाओचुआन पूछता है कि मेरी बहन के बॉडी में वो क्या हो रहा है? ग्वानदाओ कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल बात है, तुम्हारी बहन के बॉडी में तो। उसका बात को पूरा करने से पहले ही अचानक उसके बहन के बॉडी में से अचानक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनयूजुअल ऑरा निकलने लगा होता है, जो देखकर किंसु जल्दी से उसको हटने के लिए कहता तो है, मगर तब तक वो ऑरा उसको यानी कि ग्वानदाओ को पीट के रख देता है और पीटने के बाद में वो ऑरा और ज़्यादा ताकतवर होकर अटैक करने जाता है, मगर इस पर किंसु आकर अपने भाई यानी कि ग्वानदाओ को बचा लेता है। वहीं पर उसके बहन को दिखाते हैं जिसको कि कोई अनजान पावर पोजेस कर लेती है और अपना ऑरा का यूज करके कहती है कि तुम सभी लोग मरोगे, जो देखकर लुवो यून जल्दी से उसको कंट्रोल करने जाती है, लेकिन वो काफ़ी आसानी से उसका हाथ को पकड़ लेती है और लुवो यून को ही करप्ट करने लगी होती है। वो देखकर किंसु उसको बचाते हुए कहता है कि ये तो अनडेड का ऑरा है। किंसु उसको तो बचा लेता है, लेकिन अब वो किंसु को ही करप्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर ग्वानदाओ की उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी होती है।
किंसु उससे कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास में फॉरबिडन सुप्रीम स्किन है, इसलिए ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ये बोलकर वो उसको पीट कर होश में ला देता है और कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर लुओ फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों भाई बहन उसको ग्रीट करते हैं। एंसेस्टर किंसु को देखकर पूछता है, तो तुम ही लुओ फैमिली का नया जनरेशन के एम्परर का सन हो? किंसु उसको ग्रीट करते हुए हाँ कहता है। एंसेस्टर कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अपनी मदर के जैसा ही हो। पास्ट में तुम्हारे फादर मेरा सबसे ज़्यादा चेरिश्ड जूनियर हुआ करता था, लेकिन कितनी दुख की बात है कि किंसु उसके बात को बीच में काटते हुए कहते हैं कि दुख भरी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते हैं। आप 10-20 साल से सिक्युलेशन में थे, लेकिन आप इस पर बाहर क्यों आ गए हैं? एंसेस्टर कहता है कि मैं कुछ अनयूजुअल ऑरा को फील किया था, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ, और ये लड़की सिंपल नहीं है। किंसु पूछता है सिंपल नहीं है तो आपका क्या मतलब है? एंसेस्टर अपना पावर का यूज करके उसके बॉडी में से एक ब्लैक कलर का गुलाब का फूल को शैडो का निकाल देता है। उस गुलाब का फूल का ऑरा को फील करके किंसु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि ये तो डेथ का ऑरा है, कि मुझे कुछ गलतफहमी तो नहीं हो रहा है ना? एंसेस्टर कहता है कि नहीं, तुमको कुछ भी गलतफहमी नहीं हुआ है। दरअसल ये लेजेंडरी अनडेड फ्लावर है। अनडेड फ्लावर के बारे में सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और लुओ यून कहती है कि अनडेड फ्लावर तो 10 डिवाइन अनडाइंग मेडिसिन में से एक है ना, तो आखिर ये इसके बॉडी में कैसे हो सकता है? एंसेस्टर कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लड़की खुद ही अनडाइंग मेडिसिन है, ये अनडाइंग मेडिसिन का इनकारनेशन है, लेकिन ये फ्लावर अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, और उसके बॉडी में से जो ये डेथ ब्लैक ऑरा निकल रहा है, उसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग चीज़ उसको छुएगा उसका काम तमाम वहीं पर हो जाएगा। ये सब सुनकर बाई शाओचुन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए पूछता है, तो मेरी सिस्टर का क्या होगा? एंसेस्टर कहता है कि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैं एक अनडाइंग मेडिसिन को देख रहा हूँ। ये अनडेड फ्लावर बाकी के अनडाइंग मेडिसिन से कहीं ज़्यादा अलग है। ये ज़्यादातर मौत का कारण बनती है, इसलिए काफ़ी कम ही लोग होते हैं जो कि इसको हासिल करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ इविल कल्टिवेटर होते हैं जो कि इस अनडेड फ्लावर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए इस लिटिल गर्ल का ओरिजिन तो दुनिया से छुपा कर रखना होगा। किंसु पूछता है कि अब ये और कितना टाइम तक जी सकती है? एंसेस्टर कहते हैं कि अनडेड फ्लावर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और काफ़ी सारा चीज़ ऐसी भी है जो कि मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, जैसे कि क्यों ये अनडेड फ्लावर इंसानी रूप लिया है, और उसके पास में इंटेलिजेंट भी क्यों आ गया है, ये पूरी तरह से लिविंग पर्सन बन के रह गया है। इन्हें सभी का कारण पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है, इसलिए मैं ये एस्टिमेट कर सकता हूँ, और इसके बॉडी का हेवन और अर्थ के ऑरा का कॉम्प्लेक्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 साल तक और जी सकती है। 3 साल के बारे में सुनकर उसका भाई और ज़्यादा हैरान रह जाता है। किंसु पूछता है कि उसका हेल्प करने का क्या आपके पास में कोई और रास्ता नहीं है? एंसेस्टर कहा था मेरे पास में तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम लुओ फैमिली के बिहाफ में एंशिएंट ब्रोंज पैलेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। एंशिएंट ब्रोंज पैलेस पूरे हेवन का सबसे मिस्टीरियस चीज में से एक है, शायद तुमको वहाँ पर कुछ क्लू मिल सकता है। अब इसी के साथ में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंसु का एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जाने का वक्त आ गया होता है। एंसेस्टर उससे कहता है कि इस ट्रिप में लुओ फैमिली का नाम को तारनिश मत कर देना। किंसु कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं किंसु वापस आ गया हूँ, और लुओ फैमिली का नाम को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। तभी बाई शाओचुन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं अपनी बहन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। किंसु कहता है कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस काफी ज़्यादा खतरनाक जगह है, और वहाँ पर जाने वाले सभी लोग मेजर पावर हाउस का एम्परर सन से। बाई शाओचुन कहता है मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मेरा लाइफ और डेथ को लेकर मैं तुम पर डिपेंड नहीं होऊंगा। किंसु कहता है कि सभी एम्परर सन अपने साथ में 2 फॉलोवर को लेकर जा सकते हैं। अब जबकि ऐसी बात है तो मैं तुमको अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। ये बोलकर वो उसको लेकर चला जाता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में एंशिएंट ब्रोंज पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएस सेक्ट का एंसेस्टर यांग मिंग फर्स्ट सन ऑफ गॉड पर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम एम्परर सन कैसे बन गए, और 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है? फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा नर्वस होते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा गुस्सा मत होइए, मैं भी यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। एंसेस्टर यांग मिंग चिल्लाते हुए कहता, फालतू का बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है?
फर्स्ट सन ऑफ गॉड डरते हुए बता देता है कि 18 सन ऑफ गॉड अपना टाइटल को छोड़कर यूएस सेट को छोड़कर चला गया है और अब वो कहाँ पर गया है मुझे नहीं पता। ये सुनकर एंसेस्टर यांग मिंग काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूरा डिटेल मांगता है, इसलिए वो उसका पूरा का पूरा कहानी बता देता है। पूरा कहानी को जानकर वो अपना दाढ़ी को स्ट्रोक करते हुए कहता है कि तो ये सब उस लड़की का कारण हुआ है। एंसेस्टर ईगल और एंसेस्टर सिर्फ काफी ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। वो दोनों शायद भूल गए होंगे कि वो दोनों सिर्फ यूएस सेट का पालतू जानवर है। आखिर उनका हिम्मत कैसे हो गया मेरे यूएस सेट के मैटर में इंटरफेयर करने का। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उन्हें देख लूंगा। तभी एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में एंटर करने का वक्त आ गया है। सभी एम्परर सन जल्दी से एंटर करके अपना अपना अच्छा मौका को जाकर सीज कर लो। इस बार ये एंशिएंट ब्रोंज पैलेस से तुम्हारे फ्यूचर में एम्परर बनने का फाउंडेशन को मजबूत करेगा। दूसरे तरफ में वो अनाउंसमेंट को सुनकर एंसेस्टर यांग मिंग कहता है भूल भी जाओ, अब जबकि चीजें इतनी दूर आ गई है तो तुम पहले जाकर पैलेस में जाकर एंटर करो। फर्स्ट सन ऑफ गॉड कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, युवा सेट के लिए मैं सबसे ग्रेटेस्ट मौके को सिक्योर करने के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगा। एंसेस्टर यांग मिंग अभी भी उस पर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हुए कहता तुम्हारे पास में क्या कॉन्फिडेंस है, मुझे सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड पर यकीन था। ये सुनकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता है और जाते हुए कहता है फोर्थ सन ऑफ गॉड और सेकंड सन ऑफ गॉड, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।